हाय जी, कैसे सभी लोग। वेरी सॉरी, माफी चाहता हूँ कि हमारी स्ट्रीम बीच में ब्रेक हो गई। हमारा डिवाइस जो है रिकॉर्डिंग वाला वो टूट गया, टीम को बोल दिया है, ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के 50 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। मैं आपको अब सारे क्वेश्चंस दिखा देता हूँ कि सवाल किस टाइप के आते हैं, ताकि आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएं। ठीक है, आप एमसी ये सॉल्व कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सॉल्व करना बहुत ईजी है। लेकिन मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो पॉइंटर्स ध्यान रखना है, क्योंकि उन्हीं पॉइंटर्स से आप सवालों को इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, चलो भैया जी आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अरे इसका सेल क्यों निकल गया। ओए होए होए, ओए अम्मा आए हाय मैं तो मर गई, ओए अम्मा मैं तो टूट के बिखर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखो भाई, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना। असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि असर्शन के बाद एक बिकॉज लगा दो, और फिर देखो क्या रीजन असर्शन का रीजन है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड इन द स्टमक बिकॉज HCl क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स। बिल्कुल, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाउ आर लंग्स डिजाइन टू मैक्सिमाइज एरिया फॉर एक्सचेंजिंग गैसेस। जब भी ऐसा सवाल आता है मैक्सिमाइजिंग एरिया का, ध्यान रखना कि आपको बताना है कि भैया एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, है ना। क्या प्रेजेंट होते हैं? एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। तो जो एल्वियोलाई होते हैं, ये एल्वियोलाई के थ्रू जो गैसेस एक्सचेंज होता है उसके चलते काफी बड़ा एरिया मिल जाता है। ठीक है, आंसर को बड़ा करने के लिए लिख सकते हो कि ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकाई की ब्रांचेस ब्रोंकायोल्स, और फिर होते हैं एल्वियोलाई। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ये देखो। ठीक है, क्या याद रखोगे? ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकायोल्स, और फिर एल्वियोलाई। ठीक है, ये ध्यान रखना, बस इसमें आपका आंसर समड अप है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो, व्हाई इज सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स नेसेसरी। ये सवाल आता है, 2 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। क्या? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमें सेपरेट इसलिए करना होता है क्योंकि पहला, टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, है ना। बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये चीज करनी पड़ती है। और दूसरा, तुम खुद सोचो, अगर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, एक में CO2 ज्यादा है, ठीक है, अगर ये मिक्स हो जाते हैं तो क्या ये एनर्जी, मतलब जो हमें एनर्जी चाहिए, जो रेस्पिरेशन हमें करवाना है, उसके लिए सफिशिएंट होगा? नहीं, हमें तो ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। अगर मिक्सिंग हो गई तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। मान लो कि आपको रेड और येलो, आपको रेड कलर चाहिए पेंट करने के लिए, अब आपने उसके अंदर येलो मिक्स कर दिया, तो अब क्या वो रेड जैसा रहेगा? नहीं, थोड़ा रेड जैसा दिखेगा जरूर, लेकिन वो रेड नहीं रहेगा। बस यही बात है ना, यही बात है कि भैया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। अब अगर आप दोनों को मिक्स कर दोगे तो फिर ज्यादा ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? सब मिक्सिंग हो जाएगी, घोटाला हो जाएगा। ठीक है, तो 2 पॉइंट ध्यान रखना है, एक है टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड दूसरा एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, दूसरा एनर्जी प्रोडक्शन। आगे चलते हैं। हाउ इज फूड ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स। सिंपल है, 3 स्टेप्स में जवाब देना है। पहला, फ्लोएम की मदद से, है ना। फ्लोएम के अंदर होते हैं सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स। ये हेल्प करते हैं हमारे फ्लोएम को, फूड को नॉन ग्रीन पार्ट से ग्रीन पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, सॉरी वेरी सॉरी सॉरी वेरी सॉरी, ग्रीन पार्ट से नॉन ग्रीन पार्ट्स में ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। हमेशा आंसर्स ऐसे ही याद करने होते हैं, पूरी पूरी लाइनें याद नहीं करनी होती। ठीक है, दैट्स इट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द 4 चेंबर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट हैज द थिकेस्ट मस्कुलर वॉल। ध्यान रखना, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, लंग्स में खून जाता है, वहां से ऑक्सीजनेट होकर आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, यहां से अब ब्लड आयोटा की मदद से पूरी बॉडी में जाने वाला है ना, पूरी बॉडी में जाने वाला है। तो अब देखो होता क्या है कि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, इसको कितना जोर से करके पंप करना पड़ेगा, तब जाके ब्लड आयोटा की मदद से पूरी बॉडी में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पंपिंग बहुत तेज होती है, ऐसे याद रख सकते हो। प्रेशर बहुत ज्यादा है, इस कारण से यहाँ की जो वॉल्स है वो थिक होती है ना, क्योंकि बहुत ऐसे बुप करके तेजी से ब्लड पंप होके जाने वाला है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि यहां से ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में पंप होने वाला है। सोचो, अगर आपको बहुत दूर तक कोई चीज फेंकनी है तो बहुत प्रेशर से फेंकनी पड़ेगी, बस वही चीज है, पूरी बॉडी में फेंकनी है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, इसलिए वॉल्स थिक होती है, खत्म बात। ठीक है, देखो ये सवाल आ सकता है सबस्ट्रेट्स वाला। सबस्ट्रेट वाला सवाल बहुत सिंपल है, ध्यान रखना। सबस्ट्रेट वाले सवाल का मतलब ये है कि भैया जी ये जो एंजाइम्स हैं वो किस पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो किस पर एक्ट कर रहे हैं, तो बड़ा सिंपल है। ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन पे करेगा, टी फॉर प्रोटीन, है ना। अमाइलेज आपका करेगा स्टार्च पे, सलाइवरी अमाइलेज देखा है अपन ने। अगेन पेप्सिन जो है वो करेगा प्रोटीन पे, टी से प्रोटीन, ठीक है। और लाइपेज जो है वो करता है फैट्स पे। ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, व्हाट आर 2 स्टेजेस इन फोटोसिंथेसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। याद रखना 2 स्टेप्स है भैया, एक तो है लाइट रिएक्शन और एक होती है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में क्या होता है? फोटोलिसिस, यानी कि पानी का ब्रेकडाउन। ठीक है,
और डार्क रिएक्शन में क्या होता है, डार्क रिएक्शन के अंदर क्या होता है, CO2 गेट्स कन्वर्टेड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, यानी कि यहां पर रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ध्यान रखना लाइट रिएक्शन कहां पर होती है, अपने ग्रेना में होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना में होती है, और ये स्ट्रोमा में होती है, यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे, दो स्टेप्स है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट मतलब फोटोलिसिस, डार्क मतलब अपना CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। आगे चलते हैं, है ना। व्हाट इज विलाय, सबको पता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। आगे चलते हैं, ठीक है। व्हाट आर डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। सबको ये बात पता है कि तीन होते हैं, है ना, तीन होते हैं। ग्लूकोज से पायरुवेट कन्वर्जन सब में होता है, उसके बाद अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो इथेनॉल बनेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो CO2 बनेगा। अगर कभी भी ये सवाल आता है, क्रैम्प आ गया, ये आ गया, वो आ गया स्पोर्ट्समैन को, तो ये वाला केस होगा, ठीक है। एक्सीलेंट। डिफाइन एक्सक्रीशन, बॉडी में से नाइट्रोजनस वेस्ट निकालना इज एक्सक्रीशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट कौन सी होती है हमारी बॉडी में, नेफ्रॉन होती है ना, बहुत सही। उसके बाद में एक्सक्रीटरी सिस्टम ड्रॉ करना है और लेबल करना है, बड़ा सिंपल है। ये किडनी है, यहाँ पर यूरिन का प्रोडक्शन होता है, यूरेटर्स की मदद से ये जो ब्लड है वो जाता है, सॉरी जो यूरिन है वो जाती है ब्लैडर में, ठीक है, यहाँ पर यूरिन स्टोर होती है ना। रेट, ये सवाल आएगा, रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज हाई। मैं देखो एक भी मिनट वेस्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज हाई, क्योंकि पानी के अंदर जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है वो हवा की मात्रा में बहुत कम होता है, इस कारण से उनको वहां पर ब्रीदिंग में दिक्कत आती है, इसलिए वो बहुत तेजी से ब्रीथ करते हैं, ठीक है। दैट्स द आंसर। क्या याद रखोगे, कीवर्ड क्या है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इज लेस, ठीक है। आगे चलते हैं, ये वही सवाल है, वही सवाल है। फिर डायग्राम ड्रॉ करना है आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लेबलिंग आनी चाहिए भैया, बहुत सिंपल है ना। फेरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स और एल्वियोलर सैक, इसके आगे ऊपर आएगा अपना, एक सेकंड, इसकी यहां पर कहीं तो भी आएगा अपना लैरिंग्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। व्हेन अ स्पोर्ट्समैन रन्स, ये वही सवाल है मसल क्रैम्प्स वाला, ओके, एक्सीलेंट। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन, ध्यान रखना तीन फंक्शंस होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है, जिसके अंदर सारी वेस्ट सब कुछ हम लोग फिल्टर आउट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लोमेरुलस। फिर होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, फिर आ जाता है, ओहो हो ये तो दिक्कत हो गई, हमने प्रोटीन, सॉल्ट्स वगैरह वगैरह भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बाहर फेंक दी। अब अगर हमें इन चीजों को वापस से रीअब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां पर रीअब्जॉर्प्शन होता है। और तीसरा होता है ट्यूबुलर सीक्रीशन। ट्यूबुलर सीक्रेशन के अंदर क्या होता है, बहुत सिंपल है, बॉडी ना, हमारी जो बॉडी है वो कुछ एक्सेस आयंस को भी डाल देती है उस यूरिन में, देखो ध्यान से। दिस प्रोसेस हेल्प्स मेंटेन द बॉडीज पीएच। ये क्यों किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों किया जाता है, बॉडी के पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। क्या करती है हमारी बॉडी, क्या करती है, एक्सेस आयंस को एलिमिनेट कर देती है, और जो कुछ भी बचे कुछ टॉक्सिन्स थे उसे भी एलिमिनेट करती है, इसलिए इसका नाम ट्यूबुलर सीक्रेशन है। एंड में पहुंचते पहुंचते, मतलब नेफ्रॉन आपका कुछ ऐसा दिखता है ना, आपका नेफ्रॉन कुछ ऐसा दिखता है, कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। तो यहां पर एंड में पहुंचते पहुंचते क्या होता है, ट्यूबुलर सीक्रेशन होता है, जिसके चलते बॉडी का पीएच मेंटेन करने के लिए चीज की जाती है, एक्सेस आयंस को रिमूव कर दिया जाता है, कुछ टॉक्सिन्स को भी रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये तीन स्टेप्स अपनी होती हैं, ओके। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसका क्विक जिस्ट बता दूं। दो हमने यहाँ पर एपरेटस लिए हुए हैं, दो यहाँ पर हमने सेटअप किए हुए हैं। एक के अंदर हमने क्या किया है, प्लांट रखा है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, KOH सोल्यूशन रखा है। क्या रखा है, KOH रखा हुआ है। इसके अंदर KOH नहीं है, दोनों को कवर कर दिया है ग्लास के एक बड़े से ऐसे एक शेप से, ठीक है, और नीचे वैसलीन लगा दिया है इसको एयर टाइट करने के लिए। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसलीन को इस्तेमाल किया गया है एयर टाइट रखने के लिए, ठीक है, बहुत सही। अब हुआ क्या, बहुत टाइम बाद, देखो यहां पर लिखा हुआ है कितने देर बाद, कितनी देर बाद, ओके। तो पहले इनको डार्क में रखा गया था, उसके बाद क्या किया, 72 घंटों बाद, 72 आवर्स के बाद में क्या किया गया, इनको लाइट में लेके आए हम लोग, और एक के अंदर हमने KOH रखा, एक में नहीं रखा, ठीक है। थोड़ी देर बाद में ये पता चला कि यार जिसके अंदर KOH नहीं था उसने खाना प्रोड्यूस कर दिया, जिसके अंदर KOH था उसने खाना प्रोड्यूस नहीं किया। क्यों, क्योंकि खाना प्रोड्यूस अगर करना है प्लांट को तो CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये जो KOH होता है ना, ये KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा CO2 एब्जॉर्ब हो गया, पूरा ये एयर टाइट है, सील्ड है पूरा, तो अब और CO2 आ नहीं सकता, सब कुछ खत्म हो गया CO2, KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो CO2 है नहीं, CO2 है नहीं तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, और अगर फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो खाना प्रोड्यूस होगा नहीं। इसकी टेस्टिंग कैसी की गई, ठीक है, कुछ टाइम बाद में दोनों में से लीव्स निकाली गई, है ना, और आयोडीन टेस्ट किया गया। आयोडीन अगर
स्टार्च के प्रेजेंस के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इस वाली जो ये वाली हमारी रिलीफ थी, इस पे जब हमने आयोडीन डाला तो वो ब्लू ब्लैक सी हो गई, लेकिन ये ब्लू ब्लैक नहीं हुई। इसका मतलब यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट था, यानी कि यहाँ खाना प्रोड्यूस हुआ है। यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, मतलब खाना प्रोड्यूस नहीं हुआ है। तो ओवरऑल जिस्ट ये है इस एक्टिविटी का कि CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर KOH ने सारा खींच लिया, इसने यहाँ पर खाना नहीं बन पाया, यहाँ पर बन गया। बहुत सिंपल है, ठीक है। इसी पर सवाल आते हैं, है ना, इसी पर सब कुछ आते हैं। क्यों किया गया ये? CO2 के प्रेजेंस को बताने के लिए किया गया, इंपॉर्टेंस को, ठीक है। KOH क्या करता है? CO2 को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। उसके बाद में देखो करेक्ट रिजल्ट्स ऑफ आयोडीन टेस्ट परफॉर्म ऑन लीफ फ्रॉम प्लांट X एंड Y। तो इसको मान लो X, इसको मान लो Y, ठीक है। तो Y वाले में क्या होगा? Y वाले में क्या होगा? ब्लू ब्लैक कलर दिखेगा, है ना। ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट Y एंड नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट X। बी आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है, कि भैया वहां पर स्टार्च प्रेजेंट था इसलिए वहां पर दिखा, है ना। एक्सीलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द apparatus एयरटाइट, है ना, अप्लाइंग वैसलीन, है ना, एंड प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट। ध्यान रखना, नीचे ना आपको दो प्लेट्स दिखेंगी, है ना, ध्यान से देखना, दो ये ग्लास प्लेट्स है नीचे, है ना। तो एक तो ग्लास प्लेट पर रखा जाएगा और नीचे वैसलीन अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, एयरटाइट बनाने के लिए। ओके जी, 1 and 3, बी नहीं होगा, 1 and 3, ठीक है जी, बहुत सही। ओके, अब आते हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की मैं आपको क्विकली, हम लोग कहां पर पहुंच, कितना टाइम हो गया? 11 मिनट हो गया ना, हाँ, आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में देखो ध्यान रखना, कुछ सवाल ऐसे आते हैं हार्मोन्स के ऊपर जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हाउ डज फोटोट्रॉपिज्म अकर इन प्लांट्स। फोटोट्रॉपिज्म कैसे होता है? बड़ा सिंपल है, टुवर्ड्स लाइट, ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, ठीक है, ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट। ध्यान रखेंगे हम लोग, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर मैंने यहाँ पर दे दिया, लेकिन पॉइंट क्या है, जिस्ट क्या है? ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, है ना। वेरी गुड, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स एक्शंस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट, इनवॉलंटरी हम कंट्रोल नहीं करते, रिफ्लेक्स एक्शंस भी एक तरीके से आप समझ लो कि हमारे कॉन्शियस में तो होते हैं लेकिन बहुत क्विकली हो रहे होते हैं, ठीक है। सो अकर्स विदाउट द कॉन्शियसनेस, रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस विदाउट द कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। तो ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये बहुत अलग चीज़ है, ये बहुत अलग चीज़ है। ये बिल्कुल ही हमारे कॉन्शियस में नहीं होती है ना। ये चीज़ थोड़ी बहुत होती है, पर इसमें बहुत क्विक डिसीजन लिया जाता है ब्रेन के द्वारा या स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ये स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, ठीक है, और इसको मिड ब्रेन या मिडल ऑब्लोंगेटा करता है, ठीक है। काफ़ी क्विक, स्लोअर होती है ना, और इट कैन बी कंडीशनड, ठीक है, मतलब कि बाहर की इन्फ्लुएंस के अकॉर्डिंग ये चेंज हो सकती है। इट कैन नॉट बी, ये तो जो हार्ट बीट हो रहा है वो हो ही रहा है ना, जैसे कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज, सलाइवेशन, है ना, या फिर मान लो गर्म तवे पे हाथ रख दिया, हाथ हटा देना, और यहाँ पर बीटिंग ऑफ हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे सवाल आ सकते हैं कि भैया बताओ लेबल करो। तो ध्यान रखना, पहला अपना हमेशा क्या होता है? पहला अपना हमेशा रिसेप्टर होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा अपना होता है सेंसरी न्यूरॉन। तीसरा अपना क्या होता है? तीसरा अपना होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये है अपना रिले न्यूरॉन, ये है मोटर न्यूरॉन, और यहाँ पर होता है इफेक्टर, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ एन अगरबत्ती? ये सवाल आ सकते हैं कि भाई बताओ कुछ सुनाई कैसे दे रहा है, कुछ स्मेल कैसे आ रही है। तो स्मेल कैसे आएगी? ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की मदद से। बचपन में कभी आपने कुछ अगरबत्तियां पहली बार सूंघी होगी, तो वो आपके दिमाग में अब ब्रेन में फिट हो गया कि यार ये अगरबत्ती की स्मेल है। अगली बार जब भी आप अगरबत्ती सूंघोगे, अगरबत्ती की स्मेल आएगी, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि ये अगरबत्ती है, ठीक है। ओके, लेबल करना है पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूरॉन के। ये अपनी सेल बॉडी होती है, ये अपना एक्सॉन होता है, ये अपने डेंड्राइट्स होते हैं, और ये अपनी नर्व एंडिंग होती है ना, पता होना चाहिए सबको। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट थायरोक्सिन इज करेक्ट। ध्यान रखना, थायरोक्सिन क्या है, ठीक है, थायरोक्सिन क्या है, एक बार आंसर देख लेते हैं क्या है इसका। थायरोक्सिन इज ऑल्सो कॉल्ड थायराइड हार्मोन, ये सही है। इट रेगुलेट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, ये भी सही है। आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन। देखो, थायरोक्सिन जो अपना हार्मोन है, ठीक है, इसके सही सीक्रेशन के लिए, इसका सब कुछ सही हो, इसके लिए हमें आयरन नहीं आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए ध्यान से समझना, जब अगर आयोडीन की कमी होती है तो थायरोक्सिन कम सीक्रेट होता है, ठीक है, जिसके कारण गॉइटर हो सकता है, ठीक है। तो आयरन नहीं है, वो आयोडीन है ना, समझ आई बात। थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन सीक्रेट करता है, सॉरी थायराइड ग्लैंड जो है वहाँ पे कौन सा हार्मोन सिंथेसाइज हो रहा है? थायरोक्सिन हो रहा है। थायरोक्सिन जो है, ठीक है, इसकी ये फंक्शंस हैं, लेकिन अगर आयोडीन की मात्रा कम हो जाएगी तो थायरोक्सिन जो है वो सिंथेसाइज नहीं होगा सही से, और गॉइटर हो सकता है, ठीक है। एक्सीलेंट। हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड इनटू द ब्लड?
किसी भी टफ कंडीशन में, डिफिकल्ट कंडीशन में याद करो, आपकी बॉडी जो है वो एड्रेनलिन सीक्रेट करती है ना। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक बार देख लेंगे, ठीक है, जब भी हम घबराए हुए होते हैं। वाई यूज ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट इज एडवाइजेबल, अगेन मैंने तुमको बताया, ताकि थायरॉक्सिन सही से सिंथेसाइज होता रहे। जब भी हार्मोन की बात आए ना, सिंथेसाइज वर्ड का इस्तेमाल करना, ठीक है, थायरॉक्सिन सही से सिंथेसाइज होता रहे ताकि बीमारियां ना हो, ठीक है, बहुत बढ़िया, ओके, बहुत बढ़िया। रवि एक्सीडेंटली टच्ड अ हॉट पैन, ठीक है, जिससे कि सीवियर बर्न हो गया, ओके। ये पूरा रिफ्लेक्स एक्शन का चार्ट है अपना। रिफ्लेक्स एक्शन सबको पता है कि सबसे पहले आपके सेंसरी न्यूरॉन, उसको सॉरी आपका रिसेप्टर्स पे सेंसरी न्यूरॉन, फिर स्पाइनल कॉर्ड, मोटर न्यूरॉन, रीले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, और फिर इफेक्टर, सबको पता है ये बात, है ना, बहुत सही। तो कुछ नया इसमें नहीं है बताने लायक, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आएगा पक्के से कि कौन सा पार्ट ऑफ ब्रेन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो भैया, पोस्चर और बैलेंस के लिए सेरेबेलम, कंट्रोलिंग हार्टबीट अभी देख के आए थे मेडुला ऑब्लोंगाटा, है ना, देखो बहुत बढ़िया। थिंकिंग के लिए सेरेब्रम होता है, और ब्लड प्रेशर के लिए भी अगेन मेडुला ऑब्लोंगाटा। जितने भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज है सब मेडुला, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, एक्सप्लेन हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम शॉक्स एंड इंजरीज, कैसे, स्कल और बैकबोन, ठीक है, स्कल और बैकबोन, जो क्रेनियम होता है आपका वो प्रोटेक्ट करता है अपने ब्रेन को, और जो वर्टिब्रल कॉलम या फिर बैकबोन होती है वो प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। व्हाट कंस्टिट्यूट्स द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये सवाल आता है, बहुत सारे बच्चे कर नहीं पाते हैं। ध्यान रखना, इसके अंदर दो टाइप की आपको वो देखने को मिलती है नर्वस सिस्टम, एक होती है सोमैटिक और एक होती है ऑटोनोमिक, ठीक है। सोमैटिक वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती है, और ऑटोनोमिक जो होती है वो इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करती है, ठीक है, ध्यान रखना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सीएनएस और पीएनएस जो है अपना, सीएनएस जो होता है ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स होती है अपनी क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। ये पार्ट है पीएनएस का, सबको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है, बहुत सही। Rahul has been experiencing abnormal growth patterns. His parents are concerned as he is much shorter than his peers. The doctor conducts a series of tests and finds that he has a deficiency of a particular hormone responsible for growth regulation. ध्यान रखना, कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इसके अंदर क्या होगा, और उसके साथ उसके दादाजी को बोला गया कि शुगर इंटेक कम कर दो, तो उनको क्या है, डायबिटीज है, ठीक है, उनको क्या है, डायबिटीज है। राहुल के ग्रैंडफादर को क्या है, डायबिटीज है। कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, इंसुलिन, ध्यान रखना, दो होते हैं, एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकागॉन, है ना। इंसुलिन जो होता है जब शुगर बढ़ जाती है तब इस्तेमाल का है, और ग्लूकागॉन जब शुगर कम हो जाती है तब इस्तेमाल का है, ठीक है, बहुत सही, बहुत बढ़िया। व्हाट हार्मोन डिफिशियंसी इज राहुल सफरिंग फ्रॉम, विच ग्लैंड सीक्रेट्स इट, ध्यान रखना, ग्रोथ हार्मोन की बात हो रही है यहाँ पर, और अच्छा, इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है, पैनक्रियाज, ठीक है। राहुल्स हार्मोन डिफिशियंसी क्या है, ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी, मैंने तुमको बताया, और कौन सीक्रेट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके, बहुत सही। क्या इंपैक्ट होता है ग्रोथ पे, अगर कम होता है सीक्रेट तो ड्वार्फिज्म होता है ना, कम ग्रोथ होती है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि बोन और मसल का जो डेवलपमेंट है वो इतना सही से नहीं हो पाता, है ना, ओके जी, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। ये अपना सवाल इंपॉर्टेंट सा है, चुई मुई चुई मुई सी हिरणिया, वो गाना सुना होगा ना तुमने, बस वही है, ठीक है। तो चुई मुई प्लांट जो है वो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है एज अ रिस्पॉन्स टू आउटर स्टिमुलस, ठीक है। इज देयर एनी ग्रोथ इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, नो, कोई ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। नेम द स्टिमुलस एंड राइट द कॉज ऑफ सच रैपिड मूवमेंट, ठीक है। स्टिमुलस कौन सा है ये, इट इज थिग्मोट्रोपिज्म, टच वाला स्टिमुलस, ये ध्यान रखना, सवाल आ सकता है, ठीक है। थिग्मोट्रोपिज्म, टच वाला स्टिमुलस। ऐसे स्टिमुलस जनरली जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो ग्रोथ वाले नहीं होते हैं, है ना। क्या होता है कि जो चुई मुई होती है ना, चुई मुई की जो लीफ होती है कुछ इस प्रकार की, जैसे आप उसको टच करते हो, सारा पानी जो है यहाँ से सारा पानी सूख जाता है और सब पानी यहाँ आ जाता है स्टेम के तरफ, इधर लीफ के एंड में स्टेम की तरफ, तो ये पूरी की पूरी यहाँ से पानी पूरा सोख लिया जाता है, तो ये पूरी लीफ जो है वो फोल्ड हो जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया, ओके। ये वाला सवाल प्लीज होमवर्क में करना, बहुत सिंपल सवाल है ना। इसके अंदर ये पूछा गया है कि एसोसिएटेड विद हंगर कौन सा अपना ब्रेन का पार्ट है, और जो एक इंसान को स्ट्रेट लाइन में वॉक करने में हेल्प करता है वो कौन सा है, ठीक है। आंसर वैसे डी होने वाला है ना। एक तो अपना क्या है, हाइपोथैलेमस है, ध्यान रखना, इट इज हाइपोथैलेमस,
मस्त। मैं तुमको ना क्विकली क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ बेसिकली क्योंकि ताकि तुम्हारा कम से कम समय के अंदर, जैसे कि अभी 20 मिनट हुए हैं, कम से कम समय के अंदर सारे चैप्टर्स कवर कर ले हम लोग, मैक्स टू मैक्स 30 मिनटों के अंदर। ठीक है, अब आते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंदर। ये सवाल आ सकता है, लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म टू डिफरेंसेस बिटवीन बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन। ठीक है, बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है भाई? बड़ा सिंपल है ना। इसके अंदर एक जो है वो दो में बढ़ता है, इसके अंदर एक बहुत सारों में बढ़ता है। ये फेवरेबल कंडीशन में ही होता है, ये फेवरेबल अनफेवरेबल दोनों में हो सकता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन अ मैच्योर स्पैरोगैरा अटेन्स कंसिडरेबल लेंथ, वो फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाता है ना, एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज। ठीक है, बहुत सही। डिफरेंट बॉडी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड्स सुटेबल टू देयर बॉडी डिजाइंस, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट यूजिंग एग्जांपल्स ऑफ 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो अब कोई भी 3 जो है वो इसके अंदर रिप्रोडक्शन बता देता है, जैसे कि फिजन हो गया और अपना फ्रेगमेंटेशन हो गया और बडिंग हो गया। ठीक है, तीनों 3-4 में से जो भी आपको एग्जांपल देना है। डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट सवाल है, आ सकता है। ठीक है, डिफरेंसेस अपने को 3 से 4 बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अंदर 2 पेरेंट होते हैं, इसके अंदर 1 पेरेंट होता है, इसके अंदर इवोल्यूशन होता है, इसके अंदर इवोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसी के साथ साथ यहाँ पर गैमीट्स का फ्यूजन होता है, यहाँ पर कोई गैमीट वाला लफड़ा नहीं है। ये एक स्लो प्रोसेस है, 2 पेरेंट्स आएंगे, है ना, मीटिंग होगी, फिर बच्चा पैदा होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, जब भी ये मेच्योर हो जाएगा ये रिप्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, और बस यही 3-4 पॉइंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, ये ध्यान रखना कि यहाँ पर बच्चे जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते, यहाँ पर आइडेंटिकल होते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या क्या याद रखेंगे? गैमीट्स होते हैं सेक्सुअल में, ए सेक्सुअल में नहीं होते हैं। सेक्सुअल में 2 पेरेंट्स होते हैं, ए सेक्सुअल में 1 ही पेरेंट होता है। सेक्सुअल के अंदर इवोल्यूशन होता है, यहाँ पर इवोल्यूशन नहीं होता है। सेक्सुअल स्लो प्रोसेस है और ये फास्ट प्रोसेस है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बच्चे सेम दिखते हैं, सेम टू सेम नहीं दिखते, सिमिलर दिखते हैं। आगे चलते हैं। In flowering plants, the pollen grains are transferred to stigma by pollination, but the female germ cells are present in the ovary. Explain with the help of a label diagram how the male germ cell reaches the ovary. सबको पता है ये? सबको पता है, ये सवाल करा चुका हूँ बहुत बार, बताया रिप्रोडक्शन के अंदर कि यहाँ पर आपकी जो पोलन ग्रेन है वो आती है, यहाँ से पोलन ट्यूब निकलता है और यहाँ पहुँचता है, पोलन ट्यूब निकलता है और यहाँ पहुँचता है। ठीक है, क्या होता है कि ये जो आपका पोलन ग्रेन आता है इसके अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं, है ना, इसके अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। जैसे ही ये पोलन ग्रेन यहाँ पर पहुँचता है ना, यहाँ पर इस तरीके से अटैच हो गया, इस जगह को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल। ये मेल जर्म सेल्स जो है वो आते हैं। ठीक है, मेल जर्म सेल्स आते हैं, इसमें से जो एक मेल जर्म सेल होता है ना, इसके अंदर जो एक फर्स्ट मेल जर्म सेल होता है वो एग के साथ में फ्यूज करके क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। बता रखा है बहुत बार तुमको, क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। ठीक है, और फिर यही जाइगोट बाद में एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है जी, बहुत शानदार। तो इस तरीके से ये प्रोसेस अपने को पता होनी चाहिए। इसे कहा जाता है सिनगैमी, है ना। सवाल तुमको बस बता रहा हूं कि ये सवाल आ सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सिनगैमी कहा जाता है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन 2 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, सबको पता है। व्हाट हैपेंस व्हेन द पोलन लैंड्स ऑन सूटेबल स्टिग्मा, वही सेम आंसर है कि जैसे वो लैंड करता है पोलन ट्यूब निकलता है एंड इट रीचेस द ओव्यूल, है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा, पार्ट्स नेम करना है, ध्यान रखना भैया, जितने भी आपकी ये साइड में डंडियां आपको दिख रही हैं, जितनी भी ये साइड में डंडियां दिख रही हैं, ठीक है, ये सारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल होता है बीचों बीच। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो ये क्या है अपना, सबको पता होना चाहिए, ये है अपना एंथर। ठीक है, एंथर, है ना, एंथर। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें ये होता है अपना एंथर, है ना, और ये होता है अपना फिलामेंट। ये डंडी जो होती है वो फिलामेंट होती है, और बीच की जो डंडी होती है फीमेल वाली वो स्टाइल होती है। ओके, आगे चलेंगे, वो स्टाइल होती है। व्हाट इज प्यूबर्टी? भाई जिस टाइम पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन होती है, वो प्यूबर्टी होती है। इस टाइम पर बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि बॉयज के अंदर वॉइस डीपन होती है, प्यूबिक हेयर आते हैं, है ना, और क्या कह सकते हैं, एक्ने वगैरह होता है, पिंपल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो ये सबको पता है। मेंशन इन 2 चेंजेस जो कॉमन, ये सवाल बहुत कॉमन है कि कौन से चेंजेस कॉमन है बॉयज में और गर्ल्स में। तो प्यूबिक हेयर का आना, ठीक है, फेस पर पिंपल्स वगैरह आना, ठीक है, और फेस थोड़ा सा ऑयली हो जाना। ठीक है, ये सब चेंजेस कॉमन है। ठीक है, ये देखो। ओके जी, आगे चलते हैं। सजेस्ट एनी 2 कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स टू कंट्रोल साइज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। क्या क्या किया जा सकता है यूज? भैया बहुत सिंपल है, या तो हम बैरियर मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्डम हो गया, ठीक है, या फिर हार्मोनल, या फिर क्या कर सकते हैं, केमिकल मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पिल्स। यहाँ पर क्या है, कॉन्डम्स, जैसे कि पिल्स। ठीक है, कॉन्डम से क्या होता है, एक बैरियर बन जाता है, स्पर्म एग तक पहुंच नहीं पाता।
पिल्स के अंदर क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण एग्स ही प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है, बहुत सही। अच्छा, नेम 2 बैक्टीरियल एंड 2 वायरल, सबको पता है बैक्टीरियल होते हैं गोनोरिया एंड सिफिलिस और वायरल होते हैं अपने एड्स एंड वॉर्ड्स, ओके, शानदार। लिस्ट 2 एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कॉन्डम ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट, एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा, दूसरा ये बचा सकता है फ्रॉम एसटीडीज, ठीक है, वेरी गुड। ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबको पता है ये, यहाँ पर अपनी टेस्टीज होती है जहाँ पर स्पर्म्स रिड्यूस होते हैं, वास्ट डिफरेंस जिसकी मदद से स्पर्म जो है वो ट्रांसफर होते हैं, रास्ते में आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये अपने फ्लूइड को इसमें डालते हैं, किसमें, अपने स्पर्म्स में, ठीक है। तो जैसे ही स्पर्म्स में प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल द्वारा फ्लूइड आता है, स्पर्म बन जाता है सीमेन, है ना। अच्छा, ये फ्लूइड क्यों डाला जाता है, पहला ताकि स्पर्म को नरिशमेंट मिल पाए, और दूसरा 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 मोबिलिटी के लिए, इजीली मूव कर पाए, ठीक है। आगे चलते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। क्यूकम्बर, ध्यान रखना, क्यूकम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन ये सारे यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ये एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब क्या, सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, या तो मेल या तो फीमेल। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैज बोथ मेल एंड फीमेल, क्या बकवास कर रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, सी, कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है। अच्छा, हेरिडिटी पर आते हैं, इसके सवाल तो वही रद्द से होते हैं। देखो, यूजिंग हाइट ऑफ अ प्लांट एज एन एग्जांपल शो दैट जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट्स इन एन ऑर्गेनिज्म। सबको ये बात पता होनी चाहिए कि ये होता है अपना डीएनए, ठीक है, ये होते हैं उसमें जीन्स, ठीक है। तो कोई जीन मान लो हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, कोई जीन मान लो आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, कोई जीन मान लो हेयर शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो जीन्स होते हैं ना, इसके अंदर अलग अलग, मतलब अलग अलग प्रोटीन्स इनकोडेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखो, a gene is a section of DNA that codes the formation of a protein controlling a specific characteristic of the organism. Suppose a plant progeny possesses gene for characteristic called tallness. The gene for tallness will give instruction to plant to generate many plant growth hormones due to which the plant will grow tall. अब मान लो जीन्स के अंदर एलील्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टॉलनेस का मान लो एक है, टॉलनेस का एक है, ड्वार्फनेस का, है ना। अब मान लो टॉलनेस के ही जीन्स प्रेजेंट है, जैसे कि इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्लांट के अंदर क्या कहते हैं, कोई जीन जो है, हाँ, कोई जीन जो है जिसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉलनेस के, ठीक है, तो वो प्लांट को ये बताएगा, प्लांट को ये इंस्ट्रक्ट करेगा कि बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करो ताकि वो प्लांट टॉल हो जाए, ठीक है। अगर मान लो ड्वार्फनेस का है वहां पर, तो वो बोलेगा कि ज्यादा मत करो, ड्वार्फ ही रहना है प्लांट को, ठीक है, तो वो प्लांट को वैसे इंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है ये, बहुत सिंपल, इसमें कोई वो नहीं है, आपको इसमें इतना बताना है कि भैया टॉल, जैसे कि अगर मान लो कोई प्लांट टॉल है ना, तो जो टॉलनेस वाला अपना जीन होता है वो बताएगा प्लांट को कि भैया तुझे टॉल बनना है तो बहुत ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज करने होंगे। अगर कोई ड्वार्फ वाला जीन है ना, ड्वार्फ वाला एलील है, तो वो बोला जाएगा कि भैया ज्यादा नहीं रिलीज करने हैं, हमको शॉर्ट ही रहना है, ठीक है। ये देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी ऐसा सवाल आता है तो उसका आंसर अपना होता है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान से देखना, वाइड फील्ड ए प्रोड्यूस्ड, दो फील्ड थी ए और बी, फील्ड ए में ब्राउन कलर्ड सीड्स थी, है ना, और फील्ड बी में येलो कलर्ड सीड्स थी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इन फील्ड ए ऑफस्प्रिंग शोड ओनली पेरेंटल ट्रेट फॉर कॉन्सेक्यूटिव जनरेशन। मतलब जो ए वाली थी ना, उसमें हर अपनी जो जनरेशन थी उसमें पेरेंटल ट्रेट दिख रहे थे, अपने ही पेरेंट्स के जीन दिख रहे थे, है ना। लेकिन बी के अंदर ऐसा नहीं था, बी के अंदर जो है सब मिक्सअप हो रहा था, सब मिक्सअप हो रहा था। इसका कारण है सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा था, जिसके चलते यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन दिखते गए। यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था, इसलिए वेरिएशन ज्यादा नहीं दिखे, ठीक है। अभी बात समझ में, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इफ अ प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ प्योर ड्वार्फ टी प्लांट, व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन विल बी टॉल। देखो याद करो, F1 में सारे टॉल होते थे, है ना, भले यहाँ पर ड्वार्फनेस वाला एलील है, लेकिन डोमिनेंट तो टी है, कैपिटल टी, तो सब टॉल है, तो 100% टॉल, है ना। और F2 के अंदर क्या था, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी, तो तीन अपने क्या थे, टॉल थे, और एक ड्वार्फ था। मतलब 3:1 रेशियो, मतलब क्या, 75-25 रेशियो है, तो 75% टॉल थे यहाँ पर, तो आंसर हो जाएगा 175%, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रोमोसोम नंबर ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पेरेंट्स एंड देयर ऑफस्प्रिंग इज द सेम। देखो,
फादर के पास 46, मदर के पास 46। हमेशा ध्यान रखना अपना जो मेल जो गेमीट्स होते हैं उसके अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्पर्म के पास आए 23 क्रोमोसोम्स, है ना। एग के पास कितने आए? 23 क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि आपके गेमीट्स के अंदर हमेशा हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। तो स्पर्म के पास 23 और एग के पास 23, दोनों को ऐड कर दिया, कितने हो गए? 46। तो फादर से 23, मदर से 23, अगेन 46 हो गया। ठीक है, यही बात यहाँ पर की जा रही है। ये सवाल कर लेना, बहुत सिंपल है। इट इज जस्ट लाइक योर टॉलनेस ड्वार्फनेस वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं तुमको सवाल ना 100% सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, बस आइडिया दे रहा हूँ कि ऐसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, आने की पूरे चांसेस हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, इफ अ राउंड ग्रीन सीडेड प्लांट इज क्रॉस्ड विद रिंकल्ड येलो सीडेड प्लांट, है ना। राउंड ग्रीन है एक तो, और रिंकल्ड येलो है। ठीक है, तो पहली जनरेशन में तो सारे कैसे बनेंगे? कैसे बनेंगे? ऐसे। मतलब कि चलो ये भी नहीं, अगर मान लो तुमको कोड भी याद नहीं आ रहा, यहां पर डोमिनेंट क्या है और यहां पर डोमिनेंट क्या है, तो अपने जो सारे के सारे जो प्लांट बनेंगे वो कैसे बनेंगे? राउंड येलो बनेंगे, बिकॉज यहां पर राउंडनेस डोमिनेंट है और यहां पर क्या डोमिनेंट है? अपना येलो डोमिनेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो राउंड एंड येलो बनेंगे। ओके, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल? देखो, बता चुका तुमको ये सवाल मैं पहले भी जब लेक्चर कराया था कि जब वेरिएशन आता है, ठीक है, वेरिएशन के कारण एक स्पीशीज जो है वो किसी भी टाइप के एनवायरनमेंट में रहना सीखती है। जैसे कि मान लो अगर वेरिएशन नहीं होता तो एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में एक स्पीशीज नहीं रह पाती। ठीक है, तो वो वेरिएशन जो है उसके कारण ही स्पीशीज सर्वाइव कर पा रही है। दैट्स इट। ठीक है, दैट्स इट। हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमिन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स? भाई फादर के पास होते हैं एक्स वाई, मदर के पास होते हैं एक्स एक्स। ठीक है, अगर एक्स वाला स्पर्म आता है, इधर से एक्स वाला एग आता है, तो बन सकता है फीमेल, है ना। अगर इधर से एक्स आता है, इधर से एक्स आता है, तो फीमेल। लेकिन अगर इधर से वाई आता है और इधर से एक्स आता है तो मेल, और अगर इधर से वाई आता है इधर से एक्स आता है तो अगेन मेल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये डिटरमिन किससे हो रहा है? फादर से ही हो रहा है। अगर फादर से एक्स क्रोमोसोम आएगा तो फीमेल ही बननी है, क्योंकि यहां पर एक्स ही है। अगर फादर से मेल आता है, सॉरी वाई आता है, तब जाके मेल बनेगा। ठीक है, तो ये बात तो तुमको पता है ऑलरेडी, है ना। शानदार। हाउ डू, ध्यान रखना मेंडल के जो तीनों लॉज हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये तीनों लॉज रट लेना, एग्जाम में आते हैं, है ना। मेंडल के एक्सपेरिमेंट कैसे शो करते हैं ट्रेट्स में भी डोमिनेंट और रिसेसिव? बड़ा सिंपल, इसमें आप बताओगे कौन सा अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात की जा रही है ना। आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये दिखाओगे कि किस तरीके से F1 जनरेशन में रिसेसिव ट्रेट होते हुए भी सब सारे के सारे टॉल थे, F2 जनरेशन के अंदर वो जो रिसेसिव ट्रेट था वो एक्सप्रेस हुआ। तो आप ये पूरा एक्सप्लेन कर दोगे इसके अंदर। अगर मान लो, ध्यान रखना, अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर डोमिनेंट ट्रेट या इस पर कोई सवाल आता है, आप लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करेंगे और आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करेंगे, है ना। अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ रहा है ना, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आ रहा है, ठीक है, उस केस में आप डाई हाइब्रिड क्रॉस समझाएंगे। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ओके जी, बहुत बढ़िया। ये वाला सवाल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी सवाल रहेगा हमारा। इस सवाल के अंदर क्या बोला गया, ध्यान से समझना। A Mendelian experiment consisted of breeding tall pea plants bearing violet flowers with short pea plants bearing white flowers. The progeny all bore violet flowers, but almost half of them were short. This suggests that the genetic makeup of the tall parent can be depicted as, देखो समझते हैं एक बार, ये है टॉल, ये है वायलेट, ये है ड्वार्फ, ये है वाइट। ठीक है, तो टॉलनेस डोमिनेंट है, वायलेट डोमिनेंट है, शॉर्टनेस रिसेसिव है और वाइट रिसेसिव है। अब ये बोल रहा है कि जो प्रोजेनी बनी है ना, उसमें फ्लावर्स सारे वाइट थे, फ्लावर्स तो सारे वाइट थे। ठीक है, पर 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 फ्लावर सारे वाइट थे, लेकिन हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। अच्छा, अगर मान लो ये कोड होता है, जेनेटिक कोड, टॉल वाले का और ड्वार्फ वाले का, तो इससे तो आप सोचो, इससे तो जितने भी आपके प्लांट्स बनेंगे, आपकी जनरेशन बनेगी, वो सारे टॉल एंड कैसे होंगे? वॉयलेट होंगे, क्योंकि यहां पर अपना टॉलनेस डोमिनेंट है ना। तो ये तो इसको जीने ही नहीं देगा, ये तो इसको जीने ही नहीं देगा। सोच के देखो एक बार,
यही दिखेगा। अगर ये कोड होता दोनों, मतलब इसका ये कोड होता, इसका ये कोड होता, तो इसमें तो ऐसा होता फिर कि भैया ये जो है अपना, इसमें टॉलनेस प्रेजेंट है ना, तो हमेशा टॉलनेस ही दिखती, तो सारे प्लांट टॉल होते, लेकिन ये कह रहा है कि हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। इसका मतलब ये है कि इसका कोड ये नहीं होगा, इसका कोड होगा ये, ठीक है। जब ये कोड होगा ना, तब देखो आप, तब 50% ड्वार्फ बनेंगे, करके देखना एक बार, तब 50% ड्वार्फ बनेंगे। तो ये टाइप का सवाल एग्जाम में आ सकता है। बहुत क्विकली मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं, कराए नहीं है मैं ऑनेस्टली मानता हूँ ये क्वेश्चंस मैंने कराए नहीं है आपको, ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं बायोलॉजी के अंदर, है ना। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जाके देख लेना। विद दैट बीइंग सेड, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम में फोड़ के आना, भले एग्जाम से 10 मिनट पहले देख रहे हो, ये सवाल काम आएंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।